लास्ट क्लास के अंदर बच्चों हमने बायोटेक का प्रिंसिपल वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। बायोटेक का अगला चैप्टर चालू होता है जिसमें हम बायोटेक के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो बायोटेक के एप्लीकेशन इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। बायोटेक के एप्लीकेशन कई सारे फील्ड में होते हैं, जैसे इसमें एग्रीकल्चर होता है, मेडिकल होता है, ऐसे कई सारे फील्ड के अंदर बायोटेक के एप्लीकेशन होते हैं। बायोटेक के एप्लीकेशन को समझाने से पहले कुछ टर्म आपको क्लियर कर दे। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई फील्ड है, इस फील्ड पर मान लीजिए ये वीट का गेहूं का कोई खेत है। इस गेहूं के खेत के ऊपर यहाँ पर कोई इंसेक्ट लग जाता है। जब ये इंसेक्ट यहाँ पर अटैक करता है तो इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट की लिप को खा जाते हैं। ज्यादातर इंसेक्ट यही करते हैं कि प्लांट की लिप को खा जाते हैं। इससे बच्चों फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम होने लगता है। अच्छा, ये जो इंसेक्ट है प्लांट को नुकसान कर रहा है, तो फार्मर चाहेगा क्या ऐसे इंसेक्ट और आए, वो चाहेगा इन इंसेक्ट को मारना। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को नुकसान करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो सकता है, निमेटोड हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, जो भी प्लांट को नुकसान करते हैं, इन सबको बच्चों कलेक्टिवली नाम दिया जाता है पेस्ट। पेस्ट एक कॉमन टर्म है जिसमें इंसेक्ट, निमेटोड, इन सबको रखा जाता है। इन पेस्ट मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं, तो उन सबको मिला के कहा जाता है पेस्ट। अब बच्चों ये पेस्ट नुकसान कर रहे हैं तो फार्मर चाहेगा इन पेस्ट को मारा जाए, और पेस्ट को मारने के लिए इसके ऊपर एक केमिकल डाला जाता है जो कि इन पेस्ट को मार देता है। उन केमिकल को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है पेस्टिसाइड। अच्छा, पेस्टिसाइड जनरली केमिकल नेचर के होते हैं और इन पेस्टिसाइड का यही रोल होता है कि अल्टीमेटली जाके पेस्ट को मार देना, इन इंसेक्ट को मार देना। तो बताओ पेस्ट का काम क्या है, पेस्टिसाइड का काम क्या है? पेस्ट को मार देना। अगर पेस्ट मर जाएगा तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा? तो पेस्टिसाइड क्यों डाले जाते हैं? पेस्ट को मारने के लिए, ताकि इससे प्रोडक्शन बढ़े। अब बच्चों ये जो पेस्टिसाइड होते हैं, इन पेस्टिसाइड को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे अगर इंसेक्ट को मारा गया तो उसको नाम दिया जाता है इंसेक्टिसाइड, फंगस को मारा गया तो फंगिसाइड, बैक्टीरिया को मारा गया तो बैक्टीरियोसाइड। अब बच्चों कभी आपने नाम सुना होगा कि इन मेन प्लांट के बीच में ऐसे वीड लग जाते हैं। अच्छा, वीड को मारना हो तो वीडिसाइड, या वीडिसाइड को कई बार हर्बिसाइड भी कहते हैं। ये वीड है क्या, प्लांट ये हर्बी है, तो कई बार इसको क्या नाम देते हैं, हर्बिसाइड। तो कहीं पर वीडीसाइड, हर्बिसाइड लिखा जाए तो समझ जाना कि एक ही मतलब है। पेस्टिसाइड ज्यादातर केमिकल होते हैं, लेकिन बच्चों इन केमिकल के कुछ प्रॉब्लम होती है। केमिकल से पेस्ट मर तो जाता है लेकिन नुकसान बहुत होता है। नुकसान ये होता है कि ये जो पेस्टिसाइड होते हैं, जैसे आपने स्प्रे किया, मान लीजिए पेस्टिसाइड के केमिकल यहाँ पर प्लांट की लीफ पर, प्लांट के फ्रूट पर कहीं पे लगे रह जाते हैं। अब बच्चों हम भी प्लांट का कुछ ना कुछ पार्ट खाते ही रहते हैं। अगर हमने मान लीजिए इस प्लांट का फ्रूट खाया तो ये जो केमिकल है क्या अपनी बॉडी में आएगा, और हमारे अंदर ये कई तरह के साइड इफेक्ट कर सकता है, हो सकता है अपने अंदर एलर्जिक रिएक्शन कर दे। तो केमिकल की एक बड़ी दिक्कत यही होती है कि टॉक्सिक होते हैं, 100% सेफ नहीं है। साथ ही साथ बच्चों कॉस्टली बहुत आते हैं, महंगे बहुत आते हैं, तो हर फार्मर इसको परचेस नहीं कर पाता। और एक और बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ ये आती है, ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते। मान लीजिए यहाँ पर एक इंसेक्ट तो लगा है ए, और इसी पर एक इंसेक्ट और लगा था, और वो मान लेते हैं इंसेक्ट बी है। अब बच्चों नुकसान ए कर रहा है, बी तो ऐसे बस बैठा हुआ था, नुकसान कौन कर रहा है, ए। लेकिन जैसे आपने इंसेक्टिसाइड डाला, केमिकल डाला, तो ये केमिकल ए को भी मार देगा और बी को भी मार देगा, सबको मार देता है। इससे इकोसिस्टम खराब हो जाता है क्योंकि ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते। तो ये बच्चों इन पेस्टिसाइड की कुछ समस्या है। पेस्टिसाइड की मैंने बेसिकली केमिकल पेस्टिसाइड की 3 प्रॉब्लम बताई। पहला, एक तो टॉक्सिक होते हैं, एक कॉस्टली होते हैं, और एक टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते, सारे इंसेक्ट को मार देते हैं, इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देते हैं। ये बच्चों इनकी कुछ प्रॉब्लम है। इन्हीं प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए आज के टाइम पर हम बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का मतलब होता है बायोलॉजिकल चीजों से हम पेस्ट को मारे। ऐसे कई सारे आज के टाइम पर ऑर्गेनिज्म देखे गए हैं जो इन पेस्ट को हटाने का काम करते हैं। जैसे इनमें से कुछ नाम आपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़े भी होंगे। जैसे मैं एक नाम बोलता हूं, आप समझ जाओगे, ट्राइकोडर्मा, वो प्लांट पैथोजन को मारने का काम करता है। बेकुलो वायरस, वो आर्थ्रोपोडा को हटाने का काम करता है। बेसिलस थुरेंजेंसिस, लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, ऐसे नाम सुने आपने? ये सारे है क्या, बायोपेस्टिसाइड। अच्छा, ये बायोपेस्टिसाइड क्या नुकसान करते हैं, क्या ये टॉक्सिक है? तो बताइए केमिकल ज्यादा बढ़िया या बायोलॉजिकल? हाँ, तो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड से खेती करना ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, तो केमिकल की तो दिक्कत है। तो पेस्टिसाइड डालने का पर्पस तो मैंने बता दिया, पेस्ट को मारो ताकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। एक और खास बात,
इन प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और आप सभी जैसा जानते भी है कि प्लांट को जितना भी न्यूट्रिशन मिलता है सब उसकी सॉइल से मिलता है। जितने भी मिनरल्स है कहाँ भरे हुए हैं, सॉइल। अब बच्चों इन प्लांट की ग्रोथ के लिए कई टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ सॉइल से मिलते हैं। इनमें से 3 एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एन, पी, के। प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या इन तीनों का होना एसेंशियल है? इंडियन सोइल में जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है यही बच्चों सबसे कम है, मतलब जो सबसे मेन एलिमेंट है वही सबसे कम है। अगर इन तीनों की डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। तो फार्मर चाहेगा क्या इन एनपीके की नंबर को बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाएं? तो इसके लिए बच्चों सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर डाले जाते। जैसे ये फर्टिलाइजर डालेंगे, फर्टिलाइजर का काम एनपीके की नंबर को बढ़ाना, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाए। अब ये फर्टिलाइजर भी दो कैटेगरी के हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर में एक नाम बड़ा फेमस है, शायद आपने सबने सुना भी होगा, यूरिया। केमिकल फर्टिलाइजर में सबसे बेस्ट एग्जांपल यूरिया। वैसे और भी बहुत सारे आते हैं, बेस्ट एग्जांपल तो यही है। अच्छा, फिर इन केमिकल की दिक्कतें बहुत है, टॉक्सिक होते हैं, महंगे होते हैं। तो आज के टाइम पर किसका यूज करें? बायो फर्टिलाइजर। क्या कभी नाम सुने? नाम बस मैं हिंट दूंगा, अपने आप समझ जाओगे। नाइट्रोजन को फिक्स करना है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अरे नाम आना चाहिए अब तो, राइजोबियम। और बहुत सारे नाम सुने, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, कई सारे ब्लू ग्रीन गिल के नाम सुने होंगे। हाँ, नोस्टोक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, वो सब नाइट्रोजन फिक्सिंग तो बनाते थे। अच्छा, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने वाला ग्लोमस। ग्लोमस क्या सोइल में से फास्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं? तो ये सब किस नेचर के होते हैं? बायोलॉजिकल। यानी केमिकल का भी यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल का भी यूज कर सकते हैं। कौन बेस्ट है? बायोलॉजिकल। जहां तक हो बायोलॉजिकल चीजों से खेती करो, वो ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होते। केमिकल की दिक्कत यही है कि टॉक्सिक बहुत होते हैं। अब बच्चों हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ये टर्म सब समझ गए? बताओ, पेस्टिसाइड का काम पेस्ट को मारना, और फर्टिलाइजर का काम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। फार्मर इन दोनों का यूज करता है, बताओ क्यों? ताकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, वही चाहता है कि प्रोडक्शन बढ़े। तो इसके लिए पेस्टिसाइड भी डाले जाते हैं और फर्टिलाइजर भी डाले जाते हैं। अब बच्चों मैं आपको बायोटेक के एप्लीकेशन समझाऊं कि बायोटेक के एप्लीकेशन कहां कहां हो सकते हैं। बायोटेक के एप्लीकेशन कई तरह की फील्ड में है। जैसे मैं हिंट दूंगा, अपने आप समझ जाओगे। बायोटेक के एप्लीकेशन क्या एग्रीकल्चर की फील्ड में है? बिल्कुल, कई सारे एप्लीकेशन है। आज हम वही सीखेंगे कि बायोटेक का एग्रीकल्चर में कहां कहां रोल है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब सीखेंगे। साथ ही साथ इसका एक बड़ा अच्छा यूज होता है मेडिकल फील्ड में। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बायोटेक से बनाई गई। कोई नाम? इंसुलिन, एक नाम सभी जानते हैं, इंसुलिन। वैसे और भी बहुत सारे नाम है, आगे बता दूंगा कौन कौन से होते हैं। वैसे कई सारे बायोलॉजिकल मेडिसिन बनाई गई है। साथ ही साथ डिजीज को पता करने में बायोटेक की टेक्निक, डिजीज को आइडेंटिफाई करने में, उसको डायग्नोस करने में भी यूज होती है। इन्हीं बायोटेक का एक बड़ा अच्छा रोल होता है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है बायोलॉजिकल चीजों से पोल्यूटेंट को हटाना। बायोलॉजिकल चीजों से जो भी पोल्यूशन होते हैं उसको हटा देना, उसे बायो रिमेडिएशन कहते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आगे आपको बताऊंगा, स्यूडोमोनास ब्यूटिडा। ये बच्चों बायो रिमेडिएशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो ऑयल को हटाने का काम करता है। इसी तरह से इनके और भी यूज होते हैं। बायोटेक के एप्लीकेशन एनर्जी प्रोडक्शन में होते हैं। साथ ही साथ इसका यूज फूड को प्रोसेस करने में, जैसे बच्चों कोई फूड है उसका फर्मेंटेशन करना है, उनमें भी बायोटेक की कंपनीज का यूज किया जाता है, बायोटेक के ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए, बायोटेक के एप्लीकेशन क्या कई सारी फील्ड में है, लेकिन इन फील्ड में से आपकी एनसीईआरटी में मेन दो समझा रखा है, एक तो एग्रीकल्चर फील्ड और दूसरा मेडिकल फील्ड। हम समझेंगे डिटेल में दो में, लेकिन ध्यान रखना एप्लीकेशन तो कई सारी फील्ड में। तो कहां कहां एक बार लिख लो, एप्लीकेशन of biotech. Biotech apply in various field like biotech applied in various field like biotech applied in various field like agriculture, medical, diagnosis of disease, diagnosis of disease. Next, bioremediation, bioremediation, energy production,
बायो रिमेडिएशन, एनर्जी प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, ये सब जो मैं आपको लिख रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी में लिखे कि बायोटेक के यूज कहाँ कहाँ हो सकता है इन सारी फील्ड में। कभी हो सकता है वैसे क्वेश्चन पूछ ले कि बायोटेक कहाँ कहाँ अप्लाई, तो आपको याद रखना है इन सारी जगहों पे यूज होते हैं। इनमें से मैं आपको दो ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा, कौन कौन सा, एग्रीकल्चर और मेडिकल, क्योंकि डिटेल में एनसीईआरटी में ही लिखा है तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। अच्छा, पहले हम एग्रीकल्चर की बात करें। आज के टाइम पर खेती करने के तीन तरीके हैं, मतलब तीन तरीके से हम खेती करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में वो तीन तरीके दे रखे हैं, मैं भी खेती करने के तीन तरीके आपको समझाता हूँ। देखिए, थ्री वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन, थ्री वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन, थ्री वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर फील्ड, थ्री वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में खेती करने के कितने तरीके हो गए? तीन। इन तीन तरीके में सबसे पहला तरीका, फर्स्ट, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, खेती करने का पहला तरीका एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। नाम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। एग्रो केमिकल, बताओ किसका यूज करेंगे? केमिकल्स का यूज करके हम खेती करें, यानी इसमें खेती करने के लिए हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर वो सब मिला। अभी मैं आपको बता भी रहा था, केमिकल पेस्टिसाइड डालेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, फर्टिलाइजर डालेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो केमिकल की मदद से अगर खेती की जाए तो ऐसी खेती को क्या नाम दिया जाता है? एग्रोकेमिकल। तो लिखिए इसमें, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, use of chemical pesticide and chemical fertilizer। इसमें बच्चों हम यूज करते हैं यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर। अच्छा, इनका यूज करेंगे तो मुझे बताइए प्रोडक्शन यील्ड बढ़ेगी या घटेगी? क्या बढ़ेगी? बिल्कुल, आप लोग पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो प्रोडक्शन तो बढ़ना ही, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। अब बताना, प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ गया, क्वालिटी, सोचो सोचो, क्वालिटी क्या बढ़ जाएगी? क्वालिटी घट जाएगी, क्योंकि ये केमिकल में अभी आपको समझ रहा था क्या टॉक्सिक होते हैं। तो जब ये केमिकल वाली चीज हम खाएंगे तो इससे हमारी क्वालिटी बढ़ गई। अरे केमिकल खाएंगे तो नुकसान ही होगा, तो बताइए क्वालिटी वाइज ये खराब होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़िया मिलता है लेकिन क्वालिटी वाइज ये खराब है। क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें टॉक्सिक बहुत होता है। तो प्रोडक्शन इंक्रीज बट क्वालिटी डिक्रीज है ना। अब जो खेती करने का हम दूसरा तरीका लेते हैं और वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सिंपल सा मतलब होता है बिना केमिकल के खेती की जाए, केमिकल यूज करना ही नहीं है, बिना केमिकल की खेती करें। तो बताओ फिर पेस्ट को कैसे मारा जाए? बायो पेस्टिसाइड, वेरी गुड। फर्टिलिटी बढ़ाना हो तो बायो फर्टिलाइजर, मतलब हम बायोलॉजिकल तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से खेती करें, तो ऐसी खेती को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखना, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, केमिकल यूज नहीं करती, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, बिना केमिकल की खेती करो, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। तो फिर हमें किसका यूज करना है? तो लिखिए यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग पेपर बहुत पहले क्वेश्चन आ गया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको कहते हैं। ध्यान रखना, केमिकल यूज नहीं करना है, बायोलॉजिकल चीजों से खेती करना है। अच्छा, अगर हम बायोलॉजिकल चीजों से पेस्टिसाइड को मार रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल, प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। अच्छा, क्वालिटी बढ़ेगी क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होते, तो क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब इसमें प्रोडक्शन भी बढ़ता है और क्वालिटी भी बढ़ जाती है, दोनों अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो एक बात ये ध्यान रखना, केमिकल के रिस्पेक्ट में तो कम ही बढ़ता है। केमिकल से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, लेकिन इनसे प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन एक लिमिट तक बढ़ता है, ज्यादा अमाउंट में आप नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए बच्चों, आप लोगों को जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट मार्केट में देखने को मिलेंगे तो जनरली आपको महंगे मिलेंगे। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि इसे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार किया है। तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनमें जनरली आपको महंगे देखने को मिलेंगे क्योंकि इनमें प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं होता।
अब जरा हम फार्मर के पॉइंट व्यू से सोचे, किसानों के हिसाब से सोचे, तो किसानों को क्वालिटी से ज्यादा मतलब है या प्रोडक्शन से? हाँ, फार्मर तो एक ही चीज चाहता है कि कैसे भी करके प्रोडक्शन ज्यादा हो, क्योंकि जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा कमाई उतनी बढ़िया होगी। तो बताओ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन बेटर? केमिकल। इसलिए बच्चों आज के टाइम पे भी आप देखोगे इंडिया में मैक्सिमम जगह खेती केमिकल से ही की जाती है। मैक्सिमम जगह आप देखो केमिकल का यूज कर रहे हैं। अच्छा, केमिकल का क्यों यूज कर रहे हैं? प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूचर में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी। फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी, बताओ क्यों? क्योंकि सभी यही चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का खाना है। तो फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि क्वालिटी को इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका यही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग से खेती करें। अच्छा, खेती करने के मैंने आपको दो तरीके तो बता दी, एक तरीका और है, हाँ ये यूज हो सकता है फ्यूचर में, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर, खेती करने का एक तीसरा तरीका और है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से खेती की जाए। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या फायदा होता है समझिएगा। मान लीजिए बच्चों हमारे पास ये कोई एक नॉर्मल प्लांट है, नॉर्मल प्लांट जो फार्मर के पास होता है। अब इस प्लांट के ऊपर किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया, ये मान लीजिए किसी इंसेक्ट ने अटैक कर दिया। जब ये इंसेक्ट अटैक करेगा तो ये क्या करता है, प्लांट के लिए उसको खा जाता है, ऐसे लीव्स को खा जाता है। बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, घटेगा। अरे लीव्स खत्म हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब जो ये इंसेक्ट यहाँ पे बहुत सारा नुकसान कर रखा है, किसान ने देखा कि इंसेक्ट ने बहुत ज्यादा नुकसान करना चालू कर दिया, वो मार्केट जाता है, केमिकल लेके आता है, और बच्चों वो फिर इन केमिकल को उठा के इस इंसेक्ट के ऊपर डाल देता है ताकि ये मर जाए। अब बच्चों यहाँ पे दो तरह की प्रॉब्लम है, पहले ही तो इंसेक्ट बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका होता है, और दूसरा केमिकल का खर्चा अलग से, क्योंकि केमिकल फ्री में तो नहीं मिलेंगे, केमिकल बहुत महंगे आते हैं, तो इनका खर्चा हमें अलग से देना पड़ रहा है। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम है, एक तो प्रोडक्शन कम भी हो रहा है और दूसरा केमिकल का खर्चा और है। तो आज के टाइम पर साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि क्यों ना इन प्लांट के अंदर जीन डाल दी जाए, इन प्लांट के अंदर जीन डाल दी जाए। अब जैसे इनके अंदर जीन डालेंगे तो अब जो प्लांट तैयार होगा, ऐसे प्लांट को हम नाम दे देंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अच्छा, जीन डाल दी तो प्लांट का नाम ट्रांसजेनिक। आज मैं बार बार यही वर्ड बोला करूंगा, ट्रांसजेनिक मतलब जीन को ट्रांसफर कर दे। अच्छा, जब इसमें जीन डालते हैं, प्लांट के कौन से पार्ट में जीन होगी? सारे, हर सेल के अंदर जीन डाल देते हैं, क्योंकि ये जीन तभी डाल दी जाती है जब वो एंथर या ओव्यूल वाली कंडीशन होती है। फर्टिलाइजेशन से पहले जीन डाल के प्लांट के हर सेल में हम जीन पहुंचा देते हैं। इन्हीं प्लांट को एक नाम और दिया जाता है जीएम प्लांट। जीएम का फुल फॉर्म जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट। अब इसके अंदर जब जीन डाल दी, बताओ जीन डालने से क्या अल्टीमेटली आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, ऐसे बच्चों इसकी हर सेल में ऐसे प्रोटीन बनते जाएंगे। अब सोचिए, यहां पर जैसे इंसेक्ट आया, उसने प्लांट की लिप को खाना शुरू किया, हल्का सा कट किया, ऐसा नहीं कि पूरी लिप एक साथ खा जाता है, लिप पे हल्का सा कट लगाता है। जैसे ही वो कट लगाता है, ये इंसेक्टिसाइड टॉक्सिन उसकी बॉडी में जाता है, मतलब ये प्रोटीन उसकी बॉडी में जाता है और यहीं पे इंसेक्ट को मार देता है। मुझे बताओ, ये प्लांट में खुद में ये पावर है कि इंसेक्ट को निपटा देता है। तो बताइए, यहां पर जैसे इसको खाता इंसेक्ट मर जाता है, तो क्या यहां पे प्रोडक्शन डाउन हो पाएगा? नहीं। क्या प्रोडक्शन तो बढ़ेगा? अब सोच समझ के बताना, इंसेक्ट यही मर गया तो क्या हमें केमिकल का खर्चा करना है? अब हमें केमिकल का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के ये फायदे, पहला फायदा प्रोडक्शन तो बढ़ ही जाता है, और साथ ही साथ केमिकल पे जो हम इतने डिपेंड हो गए, वो डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाए। केमिकल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ऐसे बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का मेन पर्पस प्रोडक्शन बढ़ाना और केमिकल पे डिपेंडेंसी को कम करना, इसके लिए बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए। अच्छा, इन ट्रांसजेनिक प्लांट को बहुत सोच समझ के तैयार किया जाता है, ऐसा नहीं कि इनमें कोई भी जीन उठा के डाल देते, बहुत सोच समझ के तैयार करते हैं। मुझे बताओ, इस पर अटैक किसका हो रहा है? इंसेक्ट का। तो पहले साइंटिस्ट देखते हैं कि अटैक इंसेक्ट का हो रहा है, तो हम इसके अंदर जो जीन डालेंगे ना, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट डालेंगे। इसमें से नहीं कि उठा के कोई भी जीन डालेंगे, कौन सी जीन डालेंगे? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। और वही इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन से फाइनली जो प्रोटीन बनेगा वो इस इंसेक्ट को मार देगा। अच्छा, इन प्लांट के ऊपर क्या इंसेक्ट अटैक कर पाता है? सोचो जरा, इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि जैसे अटैक करता है वही मर जाता है। तो ऐसे प्लांट को हम कह सकते हैं कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, क्योंकि हमने इसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन डाल दिया। अब सोच के बताना, अगर मुझे बैक्टीरिया को मारना होता तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट डालते, फंगस को मारना होता तो फंगल रेजिस्टेंट डालते,
वायरस को मारना होता तो वायरल रेजिस्टेंट। तो बहुत सोच समझ के इनको तैयार किया जाता है। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी एक बड़ा अच्छा शब्द और लिखती है, इन प्लांट को टेलर मेड प्लांट भी कहा जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट का है दूसरा नाम टेलर मेड प्लांट। टेलर बच्चों जैसे कपड़े की स्टिचिंग करता है तो बहुत सोच समझ के कपड़े तैयार करता है वो। अरे बहुत सोच समझ के शर्ट वगैरह पैंट वगैरह तैयार करता है, तो इन्हें भी बहुत सोच समझ के तैयार किया गया, इसलिए क्या लिखा जाता है, टेलर मेड प्लांट। मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई कपड़ा है, हमारे पास कोई क्लॉथ है और हम चाहते हैं कि इससे शर्ट की स्टिचिंग कराए, तो बढ़िया सा शर्ट बना के लाए। तो हम टेलर की दुकान पे जाएंगे और उसके वहां कपड़ा फेंक के आ जाएंगे और बोल देंगे तेरी मर्जी हो जो सिल दे। हाँ, उसे बच्चों पूरा गाइड करके आते हैं कि हमें ये इतना रखना है, ये कॉलर ऐसे रखना है, ये ऐसे रखना है। तो पूरा उसको हम गाइड करते हैं कि इस तरह से उसको तैयार करना, और टेलर भी बहुत सोच समझ के उसको क्रिएट करता है। इसी तरह से इन प्लांट को भी सोच समझ के तैयार किया गया, ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी चीज डाल दे, सोच समझ के तैयार किया जाता है। इसीलिए इनके लिए एक शब्द और क्या लिखा, टेलर मेड प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बोलो, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट बोलो या टेलर मेड प्लांट बोलो, एक ही बात। अच्छा, इन प्लांट को बनाने का फायदा क्या है? प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ केमिकल पे जो हम इतने डिपेंड हो गए उस डिपेंडेंसी को कम करना। क्या ये प्लांट ऑलरेडी इंसेक्ट रेजिस्टेंट है? क्यों इंसेक्ट रेजिस्टेंट है? जैसे इंसेक्ट अटैक करता है वही मर जाता है, मतलब इस पे इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते, मतलब ये इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। इसी तरह से हम बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, फंगल रेजिस्टेंट, ऐसे अलग अलग रेजिस्टेंट प्लांट तैयार कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट के कई सारे फायदे, आज बच्चों वही सीखेंगे कि इन ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या फायदे हैं। मैं आपको कई सारे इनके एप्लीकेशन बताऊंगा, उनमें से हर साल कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। क्लियर? इसमें एक लाइन लिख लीजिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड एग्रीकल्चर। इन दिस एग्रीकल्चर, in this agriculture, a specific desired gene, a specific desired gene has to be transferred in, a specific desired gene has to be transferred in plant, has to be transferred in plant. Now this plant is known as, now this plant is known as transgenic plant oblique genetic modified plant oblique tailor made plant. अब बच्चों इनके क्या क्या एप्लीकेशन, हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, इसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन, टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड। टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। इसमें मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको समझाता हूं। इसमें जो एग्जांपल हम लेंगे वो ले रहे हैं गोल्डन राइस। इसमें बच्चों 8-10 स्टार लगा लेना, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आया है, गोल्डन राइस, और हर साल ही आता है एक तरह से। अल्टरनेट ईयर देखोगे तो आप इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात तो सभी जानते हैं, कौन से विटामिन के लिए, हाँ सबको रटा रहता है, तो कौन सा, ए। तो गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस। इसके अंदर बच्चों विटामिन ए के अमाउंट को बढ़ाया जाता है। क्या होता है समझिएगा थोड़ी देर। अच्छा, विटामिन ए का जो प्रिकर्सर होता है वो कहलाता है बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का प्रिकर्सर कौन है बच्चों, बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन जैसे जनरली हम बात करें तो गाजर में मिलता है, गाजर के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में बीटा कैरोटीन मिलता है। अब बच्चों जैसे हमने गाजर को खाया, अपनी बॉडी में क्या गया, बीटा कैरोटीन।
अब ये बीटा कैरोटीन जो हमने खाया है एग्जैक्टली पहुंचता है अपने लीवर के अंदर, और लीवर के अंदर इसी बीटा कैरोटीन से विटामिन ए का फॉर्मेशन होता है। बताओ बीटा कैरोटीन क्या बनाता है? विटामिन ए। अच्छा, ये विटामिन ए अपनी बॉडी में बनता है, लीवर के अंदर जाके इसका फॉर्मेशन होता है। फिर इस विटामिन ए का क्या फायदा है हमारे अंदर? विटामिन ए का फायदा, अरे इतना तो याद होगा, आई साइट को बढ़ाने के लिए। तो आई साइट को बढ़ाने के लिए क्या विटामिन ए काम में लिया जाता है? तो बीटा कैरोटीन से विटामिन ए बनता है, और यही विटामिन ए फाइनली हमारी आई स्लाइड को इंक्रीज करने का काम करता है, आई स्लाइड को बढ़ाता है, आई स्लाइड को इंप्रूव करता है। अब बच्चों अगर हम नॉर्मल राइस की बात करें, ये एक नॉर्मल राइस जो हम खाने में यूज करते हैं, नॉर्मल राइस का कलर आप सभी जानते हैं। नॉर्मल जो राइस हम खाने में यूज करते हैं क्या वो व्हाइट कलर के होते हैं? अब बच्चों ये जो व्हाइट कलर के राइस होते हैं, इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें बीटा कैरोटीन अब्सेंट होता है। इनमें बच्चों बीटा कैरोटीन होता ही नहीं है, कोई भी इसके अंदर बीटा कैरोटीन नहीं है, बीटा कैरोटीन अब्सेंट। अब सोचिए कोई पर्सन जो कि पूरी तरह से राइस पे ही डिपेंड होता है, मतलब उसे बस चावल खाना पसंद है और कुछ पसंद नहीं आता, उसको रात दिन बस चावल ही चाहिए। अच्छा, अगर वो केवल और केवल राइस ही राइस खाएगा तो उसकी बॉडी में बीटा कैरोटीन नहीं जाएगा, और बीटा कैरोटीन नहीं जाएगा तो विटामिन ए नहीं बनेगा। तो ऐसे पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी कॉमनली देखी जाती है, मतलब जो पर्सन पूरी तरह से राइस पे डिपेंड है उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी कॉमन है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए? इसको सोल्व करने के लिए इसके अंदर बच्चों यहां पर डाल दी जाती है जीन। अच्छा, जैसे जीन डालेंगे, अब जो प्लांट यहां तैयार होगा, ऐसे प्लांट को हम नाम दे देंगे, जीन डाल दिया, प्लांट का नाम। हाँ, आज हमने सीखा है ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट, या ये बन गया ट्रांसजेनिक राइस। ये ट्रांसजेनिक राइस बना, इसी का एक नाम हो जेनेटिक मॉडिफाइड राइस। और ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड राइस बना, इसी राइस का नाम दे दिया गया गोल्डन राइस। अच्छा, गोल्डन राइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो राइस बनते हैं एग्जैक्टली जो कलर दिखता है वो गोल्ड टाइप का दिखता है, थोड़ा सा गोल्डन टाइप का नजर आता है, इसलिए इस राइस का नाम क्या लिखा गया? गोल्डन राइस। अब इस गोल्डन राइस की खास बात ये होती है कि इसमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट, और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है तो क्या ये विटामिन ए बनाएगा? क्या आई साइट को इंप्रूव करेगा? तो इसमें बच्चों बीटा कैरोटीन होता है। अच्छा, इसमें तो नहीं था, फिर इसमें बीटा कैरोटीन कहां से आ गया? जीन डाल दी। तो जीन डालने के फायदा यह हुआ कि इससे बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस किया गया जो कि विटामिन ए का फॉर्मेशन कराएगा। अब बच्चों ये जो जीन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है इस बीटा कैरोटीन की जीन को लाया कहां से गया, मतलब इसमें जो जीन डाली गई थी वो कहां से लाई गई थी? ये जीन बच्चों कुछ प्लांट से आइसोलेट की गई। इस प्लांट का नाम ध्यान रखना, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, लेकिन एक बार नीट में आ चुका है इससे क्वेश्चन। इसमें जो जीन डाली गई थी एक प्लांट से ली गई थी, उस प्लांट का नाम है डेफोडिल प्लांट। और साथ ही साथ इसमें कुछ बैक्टीरिया की जीन भी डाली गई थी, उस बैक्टीरिया का नाम था इरविनिया बैक्टीरिया। मतलब डेफोडिल प्लांट, इरविनिया बैक्टीरिया, इसकी जीन लेके इसके अंदर इंसर्ट किया गया और इसी से गोल्डन राइस का फॉर्मेशन हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन राइस बनाने से राइस का प्रोडक्शन डबल हो गया? नहीं, ट्रिपल हो गया। तो फिर ये क्यों बनाए? क्वालिटी को बढ़ाने के। तो क्या क्वालिटी को बढ़ाने में बायोटेक काम में लेते हैं? बायोटेक का एक ही पर्पस ये नहीं है कि केवल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, बायोटेक की मदद से हम क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल गोल्डन राइस। अच्छा, एक बात बताना, क्या इस गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है? गोल्डन राइस में कभी विटामिन ए नहीं होता। गोल्डन राइस में क्या होता है? बीटा कैरोटीन। जैसे हम इस गोल्डन राइस को खाएंगे, बॉडी में क्या गया, कहां पहुंचा, और लीवर में जाके फिर ये विटामिन ए बना। तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें विटामिन ए भर भर के रखा होगा, अरे इसमें कोई विटामिन ए नहीं रखा है, इसमें क्या रखा है? बीटा कैरोटीन रखा है जो अपनी बॉडी में विटामिन ए बनाएगा। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? इसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, गोल्डन राइस, विटामिन ए इन दिस राइस, इन दिस राइस, in this rice some genes of daffodil plant and Erwinia bacteria, some genes of daffodil plant and Erwinia bacteria has been transferred, Erwinia bacteria की और daffodil plant की जीन को ट्रांसफर किया गया। आगे देखना, this gene is responsible for, these genes are responsible for synthesis of beta carotene or synthesis
are responsible for synthesis of beta carotene, and this beta carotene is a precursor of, and this beta carotene is a precursor of विटामिन ए। ये प्रिकर्सर क्या होता है, जिससे बना है, मतलब बीटा कैरोटीन की मदद से क्या बनता है, विटामिन। चाहे तो इसको बना लो फटाफट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैसे, गोल्डन राइस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया बेटे, और पूछा भी ये जाता है। अच्छा, कई बार ऐसे पूछेंगे, कोई पर्सन है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड है, बताइए उसमें कौन सा राइस दिया जाएगा, गोल्डन राइस। अच्छा, एक बात तो ये ध्यान रखना, गोल्डन राइस कोई और नहीं, बासमती की ही वेराइटी है। ये एक तरह का बासमती राइस है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया था, उसमें ऑप्शन में गोल्डन राइस दिया ही नहीं उन्होंने, गोल्डन राइस दिखा ही नहीं, गोल्डन के बजाय क्या दे दिया, बासमती राइस। तो गोल्डन राइस कोई और नहीं, बासमती की एक वेराइटी, अ वेराइटी ऑफ बासमती राइस। बायोटेक का पहला एप्लीकेशन मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में आपको बताया कि इससे हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाते हैं। दूसरा, सेकंड आता है टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। ये मैं जितनी बातें आपको समझा रहा हूँ एनसीईआरटी बस एक लाइन में लिखी है, हाँ, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझे, क्योंकि इससे कभी कभी इंटरनल क्वेश्चन भी आए। जैसे ये प्लांट के नाम पूछ लिए गए थे एक बार, तो कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। सबसे पहले तो मुझे बताओ एबायोटिक स्ट्रेस क्या होते हैं। हाँ, जो कि बायोलॉजिकल नहीं है, नेचुरल नहीं है, उनको कहा जाता है एबायोटिक स्ट्रेस। ये एबायोटिक स्ट्रेस क्या क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, सोल्ट हो सकता है। ये बच्चों सारे के सारे एबायोटिक स्ट्रेस। जरा सोचिए, अगर बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाए, ड्रॉप आ जाए, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। मतलब ये एक तरह का एबायोटिक स्ट्रेस ही है। मान लीजिए किसी साल बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि ठंड अगर ज्यादा हो जाए तो उससे भी प्रोडक्शन डाउन हो जाए। तो ये सारे एबायोटिक स्ट्रेस है। अब हमें ऐसे प्लांट तैयार करना है जो इन एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर सके, मतलब उसे सहन कर सके और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन दे पाए। ये समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये एक नॉर्मल प्लांट है, ऐसे सोइल में ग्रो कर रहा है जहां सोल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है। नॉर्मली सोइल में सोल्ट होते हैं और वो होना भी चाहिए ताकि इससे मिनरल्स प्लांट को मिल सके। लेकिन इस सोइल की क्या दिक्कत है कि इसमें सोल्ट की अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा है, एक्सेस में सोल्ट यहाँ पे रखा हुआ है, और हाई सोल्ट होने की वजह से भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। हाई सोल्ट होने की वजह से ये नॉर्मल प्लांट यहाँ प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते, और कई बार इनमें प्रोडक्शन बहुत ही कम मिलता है, या तो ग्रो ही नहीं कर पाते, और ग्रो करते भी तो प्रोडक्शन एकदम नेग्लिजिबल ही होता है, मतलब ये लगाने का कोई फायदा ही नहीं। लेकिन हम चाहते थे कि इस हाई सोल्ट वाली सोइल में भी प्रोडक्शन आए, तो इसके लिए बच्चों इसमें जीन डाली गई। अच्छा, इस प्लांट को मारने का काम क्या सोल्ट कर रहा था, तो हमने इसके अंदर ऐसी जीन डाली जो सोल्ट को टॉलरेट कर जाए, सोल्ट को सहन कर जाए। और जब इसमें सोल्ट टॉलरेंस की जीन डाली गई, तो अब जो प्लांट बनेगा, ऐसे प्लांट को नाम देंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। अब बताओ,
यहाँ हाई सोल्ट है, क्या ये इसको सहन कर जाएगा? बताओ क्यों कर जाएगा? जीन डाल दी, ऐसी जीन डाली गई जिसने हाई सोल्ट को सहन किया और ये यहाँ अच्छे से ग्रो किया, और मैं तो कहूंगा ग्रो करने के बाद प्रोडक्शन भी इसने बहुत अच्छा दिया। जहां पे नॉर्मल प्लांट ग्रो तक नहीं कर पाता, ये प्लांट बढ़िया से ग्रो भी करते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा देते हैं। तो साइंटिस्ट लोग इस बारे में भी काफी फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी करके ऐसे प्लांट तैयार किए जाए जो इन एबायोटिक स्टेज से बच सके। अब ये एबायोटिक स्टेज कुछ भी हो सकता है, जैसे ये सोल्ट से बचने वाला प्लांट है, ऐसे प्लांट भी भविष्य में तैयार किए जा रहे हैं जो ड्रॉग से बचेंगे, कोल्ड से बचेंगे। तो इस तरह के प्लांट भी हम बायोटिक की मदद से बना सकते हैं। तो आपसे पूछे, क्या बायोटिक की मदद से हम एबायोटिक स्टेज को सहन करने वाले प्लांट बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। इस तरह के प्लांट बनाने पे भी काफी रिसर्च हो रही है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड एप्लीकेशन, ये हो गया। अगला बड़ा अच्छा एक केस हम लेते हैं, टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पहले तो मुझे बताओ, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कटाई। कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसे हमें क्या करना है? रिड्यूस करना, बढ़ाना नहीं। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रिड्यूस करना, कम करना, ये हमारा टारगेट है। इसका मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारे पास एक नॉर्मल टोमेटो है। इस नॉर्मल टोमेटो में टोमेटो का प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होता है, ध्यान दीजिएगा सभी। प्रोडक्शन वाइज कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन तो बढ़िया है, बढ़िया प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल टोमेटो को अब हमने क्या किया, यहां से इसको कट किया। कट किया मतलब हार्वेस्ट किया। इसकी हमने हार्वेस्टिंग की, कटाई की। और कटाई करने के बाद इस टोमेटो को फार्मर मार्केट में लेके जाता है। लेकिन इस नॉर्मल टोमेटो की दिक्कत क्या है कि ये नॉर्मल टोमेटो बहुत जल्दी पकता है। इसमें राइपनिंग की प्रोसेस फास्ट होती है, और राइपनिंग की प्रोसेस फास्ट होने की वजह से ये जल्दी जल्दी पकने लगता है। तो जब तक फार्मर इसको लेके मार्केट पहुंचता है तो ये 2 या 3 दिन में खराब हो जाता है, मतलब ये जल्दी खराब हो जाता है। और जब ये मार्केट पे पहुंचा, खराब हो गया, तो कोई इसको परचेस नहीं करता। तो इससे बच्चों किसानों को कोई फायदा नहीं होता। मुझे बताओ,
क्या यहाँ प्रोडक्शन की कमी है? फिर भी किसान को नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि जल्दी खराब हो रहा है। क्या कटाई के बाद जल्दी नुकसान हो रहा है? हार्वेस्टिंग के बाद नुकसान हो रहा है। अब हमें इस नुकसान को कम कराना है। तो इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इन प्लांट के अंदर जीन डाल दी। अच्छा, जैसे जीन डालेंगे अब क्या बन जाता है? ट्रांसजेनिक। और ये जो ट्रांसजेनिक टोमेटो बना, इसका नाम दिया गया फ्लेवर सेवर टोमेटो। इस फ्लेवर सेवर टोमेटो की खासियत ये थी कि इसके अंदर भी टोमेटो का प्रोडक्शन तो उतना ही होता है। ध्यान रखना, जितना टोमेटो यहां मिलता था उतना ही यहां मिलता है, प्रोडक्शन तो उतना ही है। लेकिन खास बात, जब इसकी हार्वेस्टिंग की गई, कटाई की गई और इसे बच्चों मार्केट में ले जाते, तो इसे आप 10 से 15 दिन तक रखो तब भी ये खराब नहीं होता। और 10 से 15 दिन तक खराब नहीं होता तो ये मार्केट में अच्छे से बिकते हैं, किसानों को अच्छा मुनाफा भी मिलता है। तो ध्यान रखिए, इन टोमेटो को बनाने का फायदा क्या है? कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। ये 10 से 15 दिन तक खराब ही नहीं होते, नुकसान नहीं होता। अब बात आती है इसमें ऐसा क्या किया गया जो ये खराब नहीं होते। इसमें बच्चों बस सिंपल इतना सा काम किया गया कि इसके राइपनिंग की जो प्रोसेस है, पकने की जो प्रोसेस है, उसे डिले कर दिया, स्लो कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि ये जल्दी पकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ किया कि इसमें पकने की प्रोसेस को स्लो कर दिया। अब बात आती है प्रोसेस स्लो कैसे की गई। इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए एक एंजाइम को टारगेट किया गया जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टुरोनेज। ये पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम एग्जैक्टली वही एंजाइम है जो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग सभी जानते हैं ये बच्चों प्लांट की सेल वॉल है, और प्लांट की दो सेल के बीच में, इन सेल वॉल के बाहर की तरफ ऐसे एक कॉमन लेयर मिलती है। मेरे ख्याल से इसका नाम सबको पता होगा। दो सेल के बीच में कॉमन लेयर क्या कहलाती है? मिडिल लैमिला। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। क्या ये पैक्टिन की बनी होती है? पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम का काम यही है, इस पैक्टिन को डिसोल्व करना। अच्छा, जब ये पैक्टिन डिसोल्व हो जाता है तो क्या ये सेल लूज हो जाती है? और जैसे जैसे सेल लूज होती है, समझ जाना कि पकने की प्रोसेस, राइपनिंग की प्रोसेस चल रही है। और एक बात आपने कभी नोटिस भी की होगी कि जैसे जैसे फ्रूट पकने लगता है उसमें सॉफ्टनेस आने लगती है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लूं मैंगो का ही। मैंगो जब कच्चा होता है तो हार्ड होता है, लेकिन जैसे जैसे उसमें राइपनिंग होती है, पकने लगता है, क्या उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है? सॉफ्टनेस क्यों आ जाती है? मिडिल लेमिला डिसोल्व हो जाती है। और ये मिडिल लेमिला को डिसोल्व कौन करता है? पॉलीगैलेक्टोनेज। मतलब यही वो एंजाइम है जो एग्जैक्टली बच्चों राइपनिंग की प्रोसेस को प्रमोट करता है। अब हमारा टारगेट क्या है? राइपनिंग की प्रोसेस को बढ़ाना या कम करना, उसकी प्रोसेस को डिले करना, स्लो करना। तो इसके लिए इस एंजाइम को टारगेट किया गया। कैसे किया समझिएगा। यहां पर आपको समझाने के लिए ये मैंने प्रमोटर जीन, टर्मिनेटर, और ये स्टैंड मैंने लिख दी सेंस से, और ये स्टैंड मैंने लिख दी एंटी सेंस से। ग्रीन वाली सेंस से, रेड वाली एंटी सेंस से। आप सभी बच्चा जैसे जानते हैं कौन सा वाला आरएनए बनाता है, सेंस या एंटी सेंस? हाँ, मीनिंग थोड़ा उल्टे है। एंटी सेंस वाला आरएनए बनाता है। तो बताओ क्या ये रेड वाला आरएनए बनाएगा? इस रेड वाले से यहां बनेगा आरएनए। आरएनए से फिर बोलो क्या बनेगा? प्रोटीन। प्रोटीन मतलब एंजाइम। उस एंजाइम का नाम पीजी। पीजी का मतलब पॉलीगैलेक्टोनेज। इसको शॉर्ट में मैं पीजी से लिख देता हूं, पॉलीगैलेक्टोनेज। अच्छा, ये वाली भी सेम जीन है, तो यहां पर भी ये वही सेंस स्टैंड है, ये बच्चों एंटी सेंस स्टैंड है। फिर इस एंटी सेंस वाले से यहां पर भी आरएनए बनेगा, और यही आरएनए आगे जाके पॉलीगैलेक्टोनेज का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, पॉलीगैलेक्टोनेज का ध्यान रखना, एक मॉलिक्यूल नहीं होते, ऐसे काफी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर ये सारे मॉलिक्यूल मिलकर बताओ क्या करते हैं? राइपनिंग। क्या फ्रूट को पकाने का काम करते हैं? मतलब इन्हीं का फाइनल काम यही है कि फ्रूट की राइपनिंग करना। अब हमारा टारगेट क्या है? राइपनिंग को स्लो करना, डिले करना। तो हमें इन एंजाइम को बनने से रोकना पड़ेगा। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। सबसे पहले इन्होंने यही वाली जीन आर्टिफिशियल बनाई। मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा रखा है, क्या हम जीन को आर्टिफिशियल बना सकते हैं? जीन बनाने का बेस्ट तरीका आर्टिफिशियल बना लो। इन्होंने भी एक आर्टिफिशियल जीन बनाई, और इस जीन में चेंज क्या किया कि जहां ये प्रमोटर टर्मिनेटर है उनकी पोजीशन को स्विच कर दिया। यहां टर्मिनेटर कर दिया और यहां प्रमोटर कर दिया। ऐसा करने से क्या होता है आप सभी मेरे ख्याल से जानते हो। ऐसा करने से सेंस वाला एंटी सेंस बन जाता है, और एंटी सेंस वाला बताओ, ये सेंस से तो ये क्या बन जाए? एंटी सेंस। और ये वाला, और इसको उठा के बच्चों प्लांट में ट्रांसफर किया। मतलब ये जीन ट्रांसफर इन प्लांट या ट्रांसफर इन टोमेटो। अब टोमेटो में ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला एंटी सेंस है और ये वाला सेंस है। अब मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद समझदार हो। बताओ कौन सा आरएनए बनाएगा, ये ग्रीन या फिर रेड?
कौन सा वाला? ग्रीन। इस ग्रीन वाले से यहां बनेगा आरएनए। बताओ ये आरएनए और ये आरएनए सिमिलर या कॉम्प्लीमेंट्री? दोनों आरएनए सिमिलर या कॉम्प्लीमेंट्री? कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर ये बच्चों दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या ये दोनों आपस में जुड़ेंगे? मतलब ये आरएनए की स्ट्रैंड और ये आरएनए की स्ट्रैंड आपस में जुड़ गए, दोनों आरएनए आपस में जुड़ गए, तो मैं नहीं समझाऊंगा आरएनए कैसा बन गया। और आप लोग सभी जानते हैं डबल स्ट्रैंड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या ये आरएनए इसके साथ जुड़ गया? तो बताओ ये पॉलीगैलेक्टोनेस बनता ही नहीं है, प्रोटीन नहीं बनता। और जब पॉलीगैलेक्टोनेस नहीं बनेगा तो आप खुद सोचो राइपनिंग की प्रोसेस स्लो हो जाए। तो हमने राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो करने के लिए इस एंजाइम का बनना रोक दिया। और रोकने के लिए हमने बड़ा अच्छा काम किया। जो सेंस स्टेट थी बताओ किसमें चेंज करा दी? और एंटी सेंस में चेंज करने वाली इस टेक्निक का नाम दिया गया एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। टेक्निक का नाम एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। तो क्वेश्चन आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो कौन सी टेक्निक से बना? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें सेंस स्टेट को किसमें चेंज किया गया था? एंटी सेंस। अच्छा एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमने इस पॉलीग्लिनेक्स का बनना तो बंद कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी बन रहा है, इसका बनना बंद करने तो भूल गए, क्या इसको भी बनना बंद करना पड़ेगा? क्यों? हाँ, क्योंकि अगर ये भी बनना बंद हो गया तो टमाटर कभी पकेगा ही नहीं। क्या हमें टमाटर को पकने नहीं देना है? पकने तो देना है, बस पकने की प्रोसेस को स्लो करना है, डिले करना है, बंद नहीं करना। अरे टमाटर नहीं पकेगा तो बुरी बात हो जाएगी। तो हमें टमाटर को पकने तो देना है, बस पकने की प्रोसेस को डिले करने के लिए इसको बंद किया, इसको तो काम करने दें। अरे बात समझ में आई? और कौन सी टेक्निक से बनाया? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। ऐसा नाम क्यों दिया? सेंस वाला एंटी सेंस में चेंज हो जाता है, इसलिए टेक्निक का नाम एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। इसमें एक दो बातें लिख लेना। फ्लेवर सेवर टोमेटो लिखिए। दिस ट्रांसजेनिक टोमेटो, this transgenic tomato have longer shelf life। शेल्फ लाइफ मतलब कोटिंग, इसकी कोटिंग लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है, जल्दी खराब नहीं। लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ब्रैकेट में ना डिले राइपनिंग। लॉन्गर शेल्फ लाइफ क्यों है? क्योंकि राइपनिंग डिले हो गई, डिले राइपनिंग। दिस टोमेटो प्रोड्यूस्ड बाय this tomato produced by antisense technology, produced by antisense technology। by this technique by this technique the activity of by this technique the activity of polygalacturonase enzyme the activity of polygalacturonase enzyme has been reduced has been reduced this enzyme is responsible for this enzyme is responsible for ripening of fruit this enzyme is responsible for ripening of fruit ब्रैकेट में ना डिले राइपनिंग। हाँ, डिसोल्व पैक्टिन। फ्रूट की राइपनिंग के टाइम पे क्या करता है? डिसोल्व पैक्टिन, पैक्टिन को डिसोल्व करता है। डिसोल्व पैक्टिन, पैक्टिन को डिसोल्व कराता है। इसको बना भी लो डायग्राम को, ये वाला बना लेना, ये वाला। कैसे इसको बनाएंगे प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। कभी आपसे पूछे फ्लेवर सेवर टोमेटो की क्या खासियत है, क्या बताओगे? इससे प्रोडक्शन डबल हो गया, फिर क्या हुआ? राइपनिंग को डिले कर दिया। कौन से एंजाइम को एक्टिवेट किया था? कौन से एंजाइम को टारगेट किया था? पॉलीगैलेक्टुरोनेज। ना ये नाम ध्यान रखना बेटा, कभी कभी नाम पूछ सकते हो।
हो गया कंप्लीट। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट केस लेते हैं, टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हम लोग बायोटेक काम में ले सकते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो हम फार्मेसी या मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, उसे हम बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहते हैं। इन बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हीरोडिन का प्रोडक्शन। हीरोडिन, हीरोडिन का नाम सुना है? हीरोडिन बच्चों एंटी कोगुलेंट होता है, जो ब्लड को कोगुलेट होने से, जमने से रोकता है। ये हीरोडिन नॉर्मली जोंक या लीज से ऑब्टेन किया जाता है। नॉर्मली जो ऑब्टेन किया जाता है ये जोंक या लीज से हीरोडिन को आइसोलेट किया जाता है। लेकिन साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि ये हीरोडिन हम प्लांट से भी ऑब्टेन करें। वैसे नॉर्मली प्लांट में हीरोडिन नहीं मिलता, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हीरोडिन प्लांट में भी बने। तो इसके लिए क्या किया गया, ये सबसे पहले एक नॉर्मल ब्रेसिका नेपस का प्लांट है। ब्रेसिका मतलब सरसों की एक वैरायटी है। इस नॉर्मल ब्रेसिका नेपस के सीड के अंदर हीरोडिन एब्सेंट होता है। मतलब नॉर्मली प्लांट में हीरोडिन होता ही नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हीरोडिन प्लांट में भी बने। तो इसके लिए बच्चों इस ब्रेसिका नेपस के अंदर जीन डाल दी। अच्छा, जैसे जीन डालेंगे अब ये प्लांट बन गया ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस। अच्छा, वो जीन डालते हैं जो हीरोडिन का सिंथेसिस करती है। तो हीरोडिन सिंथेसिस की जीन को डाला। जब ये हीरोडिन सिंथेसिस की जीन को डाला तो वो जीन इसके सीड में जाके एक्सप्रेस हुई। अब बच्चों ब्रेसिका के सीड आप लोगों ने देखे होंगे, ब्रेसिका सरसों, उसके सीड को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या ऑयल मिलेगा? उसके सीड को क्रश करने पर क्या मिलता है? ऑयल। तो इसके सीड को क्रश किया और क्रश करते तो फाइनली ऑयल मिलता है। और इसी ऑयल के अंदर बच्चों ऐसे हीरोडिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर फाइनली इन हीरोडिन के मॉलिक्यूल को यहां से प्यूरिफाई किया जाता है और इसको एज ए एंटीकोगुलेंट बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हीरोडिन का प्रोडक्शन किया गया। बताओ कहां किया? ब्रेसिका नेपस। ये क्वेश्चन बनता है, हीरोडिन का प्रोडक्शन कहां किया गया? ब्रेसिका नेपस। नॉर्मल ब्रेसिका नेपस तो नहीं बनाता, लेकिन ये क्यों बनाता है? जीन डाल दी। तो हमने ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट भी बनाए जिससे हीरोडिन का सिंथेसिस हो। अच्छा, इससे इस प्लांट को क्या फायदा? प्लांट को फायदा नहीं होता है, इससे हमें फायदा होता है। मैंने आपको कई बार ये सिखाया है कि बायोटेक ज्यादातर हम अपने फायदे के लिए ज्यादा करते हैं, तो इससे हमें फायदा हो इसके लिए बच्चों हमने ऐसे ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस का फॉर्मेशन किया, हीरोडिन का प्रोडक्शन किया। ये भी एक कैसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला केस लेते हैं, टू इंक्रीज एफिशिएंट यूज ऑफ मिनरल्स बाय प्लांट। प्लांट बच्चों मिनरल्स का यूज तो करे, लेकिन बहुत ही एफिशिएंसी के साथ यूज करे। अच्छा, ये बच्चों सॉइल है। इस सॉइल के अंदर ही प्लांट के ज्यादातर मिनरल्स यही प्रेजेंट होते हैं।
ये बच्चों मिनरल्स है। अच्छा, प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या मिनरल एसेंशियल है? अगर किसी सोइल में मिनरल्स बहुत अच्छे रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो सोइल फर्टाइल है। लेकिन मान लीजिए उस सोइल में से मिनरल धीरे धीरे खत्म होते जाए, तो क्या उसकी फर्टिलिटी कम होती जाएगी? एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो सोइल बंजर हो जाए। अगर उसके मिनरल खत्म हो गए तो बेकार सी सोइल हो गई। अब बच्चों हमने क्या किया, यहां पर एक समझाने के लिए, ये सोइल है, इसके अंदर मिनरल सिखाने के लिए मैंने ले लिया 50 मिलीग्राम सिखाने के लिए। अभी इस सोइल के अंदर 50 मिलीग्राम मिनरल्स है। प्लांट को ग्रोथ के लिए, नॉर्मल प्लांट को ग्रोथ के लिए 1 मिलीग्राम मिनरल की जरूरत होती है, बहुत ही कम ही जरूरत है। 1 मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट, सोइल में तो बहुत ज्यादा रखा है, लेकिन इसे तो 1 मिलीग्राम चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर जब प्लांट इस सोइल में से मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, रिक्वायरमेंट इसे 1 मिलीग्राम की है, लेकिन जब इसने यहां से एब्जॉर्प्शन किया तो ये एब्जॉर्प्शन कर दिया 10 मिलीग्राम का। बताओ जरूरत कितने की है? एक की। एब्जॉर्प्शन कितना किया? 10 का। इस प्लांट की सोच है कल मिले ना मिले, मतलब कल मिले ना मिले, इससे अच्छा आज ही एब्जॉर्ब कर लो। बताओ कितना मिनरल ले गया? 10। कितना बच गया? 40। फिर बच्चों अगले साल लगाओगे वो भी 10 ले जाएगा, अगले साल लगाओगे वो भी 10 ले जाएगा। तो ये 50 मिलीग्राम कितने साल तक मेंटेन रह सकता है? 5 साल। 5 साल के बाद जब ये सारे मिनरल्स खत्म हो गए तो एक तरह से ये सोइल तो बेकार हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सोइल की फर्टिलिटी, ये मिनरल्स लंबे टाइम तक मेंटेन रहे, जल्दी खत्म ना हो। तो इसके लिए इन प्लांट के अंदर जीन डाल दो। अच्छा, जीन डाल दी तो प्लांट का नाम ट्रांसजेनिक। अब इन ट्रांसजेनिक प्लांट की खासियत क्या है? इनको भी बच्चों रिक्वायरमेंट तो 1 मिलीग्राम की ही, जरूरत तो इनको भी 1 मिलीग्राम ही चाहिए। लेकिन खास बात, जब ये यहां से एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं केवल 2 मिलीग्राम। बताओ रिक्वायरमेंट कितने की? एक की। एब्जॉर्ब कितना किया? 2। अच्छा, इस साल ये 2 ले गए, फिर अगले साल 2। अगर हम ऐसा सोचते जाए तो ये 50 मिलीग्राम 25, हाँ, क्या 25 साल तक मेंटेन रह सकता है? तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं? बताओ नॉर्मल प्लांट की क्या दिक्कत? वो फर्टिलिटी को जल्दी खत्म कर देते, लेकिन उसे लंबे टाइम तक मेंटेन करना है, कौन बेस्ट है? ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का एक फायदा यह भी होता है, बाय दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए हम ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का यह भी फायदा है। ऐसा नहीं कि ट्रांसजेनिक प्लांट केवल प्रोडक्शन के लिए बनाए जाते हैं, कई फायदे होते हैं। जैसे एक फायदा यहाँ पे हमने समझा, सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में भी ट्रांसजेनिक प्लांट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब एप्लीकेशन पूछे जाएंगे बेटे, वो पूछेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एनसीईआरटी में लिख बोल रहा हूँ ना, एक एक लाइन में लिखा है, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखें कि एग्जैक्टली होता है क्या।
अगला एक इंपॉर्टेंट केस को लेते हैं। टू प्रोड्यूस विडीसाइड ऑब्लिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। हमें बच्चों विडीसाइड या हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट को भी डेवलप करना है। इनका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ विडीसाइड कहते किसे? वीड्स को मारने वाला। क्या वीड एक प्लांट है? तो प्लांट को मारने वाले के लिए को वर्ड हर्बिसाइड। विडीसाइड का है दूसरा नाम हर्बिसाइड। इन विडीसाइड में बहुत सारे केमिकल आते हैं। विडीसाइड कई तरह के मार्केट में मिलते हैं। इन विडीसाइड में सबसे फेमस नाम जो आता है वो है ग्लाइफोसेट। ये नाम ध्यान रखना। ग्लाइफोसेट क्या है? विडीसाइड जो वीड्स को मारने का काम करता है। अच्छा मान लीजिए बच्चों ये खेत है, फील्ड है, इसमें ये नॉर्मल प्लांट लगे हुए। नॉर्मल प्लांट के बीच बीच में कई बार ये अनवांटेड प्लांट लग जाते हैं जिनका नाम वीड है। अब चाहते हैं कि इन वीड्स को हटाया जाए। क्या वीड की वजह से नुकसान होता है? क्योंकि ये मेन प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं, कई बार इनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि इन वीड्स को हटाया जाए। अच्छा वीड को हटाने के तरीके वैसे कई सारे हैं। इसमें जो नॉर्मली तरीका यूज किया जाता है, मान लीजिए छोटा खेत है, उसमें वीड्स लगे हुए, तो पहला तरीका तो यही होता है कि कुछ मजदूरों को बुलाया जाए और एक एक वीड को वहां से सिलेक्ट करके उखाड़ के उसको फील्ड से बाहर कर दो। नॉर्मल तरीका जो यही यूज किया जाता है कि एक एक वीड को निकाला जाए सोइल में से और उसे बाहर फेंक दिया। अच्छा इसको यहाँ से उठाओ बाहर कर दो। लेकिन मान लीजिए खेत बहुत बड़ा है, बहुत सारा 40 बीघा का खेत है, बड़ा सा खेत है ना, और उसमें बच्चों कई सारे वीड्स लगे हुए। अब बच्चों उसमें वीड्स बहुत सारे हैं। उन वीड्स को अगर एक एक करके उखाड़ा जाए तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उनको हटाने का एक सिंपल तरीका ये भी होता है कि हमें इस वीड को मारना है तो क्यों ना केमिकल का स्प्रे कर दे। बताओ वो केमिकल क्या कहलाता है? विडीसाइड। विडीसाइड मुझे बताओ किसको मारेगा? वीड को। जैसे ये केमिकल डालेंगे ये इस वीड्स को खत्म कर देगा। एक बार जरा आप नोटिस करना, सोचना, क्या वीड प्लांट है? बोलो बोलो। अच्छा ये भी क्या है? क्या नॉर्मल भी तो प्लांट ही है? ये दोनों ही प्लांट है। अब बच्चों विडीसाइड बहुत सारे आते, आपने बिना सोचे समझे कोई भी विडीसाइड डाल दिया, बिना सोचे समझे डाल दिया, तो वो विडीसाइड कई बार ऐसा भी कर सकता है कि इस वीड को तो मारेगा ही मारेगा, साथ ही साथ ये विडीसाइड इस मेन प्लांट को भी निपटा देगा। अब सोचिए 40 बीघा का खेत और उसके अंदर आपने जैसे ही स्प्रे किया, वीड तो खत्म हुआ ही हुआ, मेन प्लांट भी आपने खत्म कर दिए, पूरे खेत में सन्नाटा छा गया। हाँ, क्या आपने बहुत अच्छा काम किया? ये हाँ बहुत अच्छा किया, पूरा खेत ही साफ कर दिया है। ये तो बहुत बेकार तरीका है। तो क्या हमें इस मेन प्लांट को बचाना था? वीड तो मर जाए लेकिन अपना मेन प्लांट को बचाए रखे। अब ये कैसे बचाया जाए? तो इसके लिए क्या किया जाता है? वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को डाला जाता है। डब्ल्यूआर का मतलब विडीसाइड, या इसको आप हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी कह सकते हो। जैसे ये जीन डालेंगे, अब सोच के जवाब देना थोड़ा सा, ये विडीसाइड रेजिस्टेंट जीन वीड में डाले या मेन प्लांट? हाँ हाँ, अगर वीड में डाल दिया तो और गड़बड़ हो जाएगी। वो रेजिस्टेंट हो गए तो कभी नहीं मरेंगे। तो बताइए ये जीन किस में डालना है? मेन प्लांट को क्या बना दिया आपने? विडीसाइड रेजिस्टेंट। मेन प्लांट कैसे हो गए? विडीसाइड रेजिस्टेंट। अब जवाब देना, जैसे ही विडीसाइड को यहाँ पर स्प्रे करेंगे क्या वीड मरेगा? अरे बोलो, बताओ मेन प्लांट मरेगा? बताओ इस बार ये क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट जीन डाल। तो बताओ विडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का फायदा क्या है? इससे केवल और केवल वीड मरे, हमारा मेन प्लांट सेफ रहे। अच्छा अगर ये जीन नहीं डालते तो क्या दिक्कत आ सकती है? सब कुछ खत्म हो जाता है, खेत में सन्नाटा छा जाता है। तो इसीलिए बच्चों हमें मेन प्लांट को बचाने के लिए विडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को डालना पड़ता है। मेन प्लांट में डाल देंगे ताकि ये मरे नहीं। तो समझे बेटे? और एक बार ये पूछा गया था ग्लाइफोसेट क्या है? विडीसाइड है जो वीड्स को मारने का काम करता है। क्लियर? इसको बना दो।
एक क्वेश्चन सोल्व करिएगा, मॉड्यूल में निकालिएगा, मॉड्यूल पेज नंबर 172 क्वेश्चन नंबर 7। ये बच्चों नीट में आया था क्वेश्चन एक बार, ये विडी साइड रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। कितने सही है? और सही है। इसमें बच्चों ये क्वेश्चन में ये कहा गया है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। हमने ये जो हर्बिसाइड या विडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं, इनको बनाने का हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है। अच्छा, इनके पर्पस में पहला लिखा है एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड। बताइए क्या आपने विडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना लिए हैं? बताइए इसमें अब हमें विडीसाइड यूज करना है या नहीं करना है? करना है, तो इसने लिखा विदाउट द यूज नहीं, अब तो हम यूज करेंगे। बच्चे फर्स्ट ऑप्शन में डाउट करते हैं कि सर ये भी तो सही है, अरे जब हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए तब तो यूज करो ना, विदाउट यूज क्यों करें? यूज करना है। दूसरा लिखा है इनकरेज इको फ्रेंडली। अच्छा, क्या ये विडीसाइड एक केमिकल होते हैं? और मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया भी है कि केमिकल इको फ्रेंडली नहीं होते, ये तो टॉक्सिक होते हैं। अगला लिखा है रिड्यूस हर्बिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड आर्टिकल फॉर हेल्थ इशू, ये तो हेल्थ के लिए होते भी नहीं अच्छे। अगला लिखा है एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैन्युअल लेबर। बताओ विडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बना ली, इसको बनाने का फायदा क्या है? विडीसाइड डाले तो क्या वीड्स मर जाए? अगर ये वीड्स ऑलरेडी मर चुका है, क्या मजदूरों से इसको अलग से निकलवाने की जरूरत नहीं है, तो बिना मैन्युअल लेबर के भी हम विडीसाइड डाल के इसको मार सकते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों? 4। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर ही पूछते रहते हैं कि सर इसका आंसर क्या है। अरे समझ में आया ये? हाँ, क्लास के बाहर नहीं पूछना है, एलन प्लस पे भी डालना है। चलिए, अभी तक मैंने आपको बायोटेक के एग्रीकल्चर फील्ड में कई सारे एप्लीकेशन बता दिए। ध्यान सुनना क्या क्या बताया। क्या हमने फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया है? क्वालिटी बढ़ाई है। क्वालिटी बढ़ाने वाले एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, भूलना नहीं है। गोल्डन राइस, विटामिन B12, ए, विटामिन ए। फिर सेकंड हमने समझा बायोटेक की हेल्प से हम लोग ऐसे प्लांट भी बना देते हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम कर सके। कोई एग्जांपल, फ्लेवर सेवर टोमेटो, वो इसलिए बनाया गया ताकि राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो करके लंबे टाइम तक हम मेंटेन कर सके। हमने बच्चों क्या ए बायोटेक स्टेज से प्लांट को बचवाया है? बायोटेक की मदद से हमने बायो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड बनाया। कोई एग्जांपल, हीरोडीन कहां बना है? ब्रेसिका नेपस के अंदर बनाया। हमने बायोटेक की हेल्प से क्या विडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए? कौन सा विडीसाइड रेजिस्टेंट? ग्लाइफोसेट, उसके अगेंस्ट हमने रेजिस्टेंट प्लांट बनाए हैं। हमने बायोटेक की हेल्प से क्या मिनरल का एफिशिएंसी के साथ यूज करना सिखाया है। अगर बच्चों नॉर्मल प्लांट की बात करें, वो मिनरल्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इससे क्या दिक्कत? फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना हो तो ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज कर सकते हैं। ऐसे बच्चों हमने कई यूज समझे। अब आपकी एनसीईआरटी में एक यूज जो अब हमें समझा रहा हूँ, डिटेल में इसको समझा रखा है, और वो है टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को बनाना है, ऐसे प्लांट बनाना है जिस पर पेस्ट अटैक ना कर पाए। मैंने ट्रांसजेनिक प्लांट की एप्लीकेशन में सबसे पहले बात यही सिखाई थी आपको आज। मैंने ऐसे सिखाया था आप लोग को कि ये एक नॉर्मल प्लांट है, इसके ऊपर ये पेस्ट, मान लीजिए इंसेक्ट अटैक कर रहा है। क्या इंसेक्ट एक तरह का पेस्ट तोड़ रहा है? पेस्ट किसको कहते हैं? जो भी लॉस करे, वो नुकसान करने वाला पेस्ट है। तो इंसेक्ट भी एक तरह का क्या है बच्चों? पेस्ट है। अगर मान लीजिए नॉर्मल प्लांट है तो ये इंसेक्ट इसकी लीफ को खा जाता है। साथ ही साथ इस इंसेक्ट को हटाने के लिए क्या हमें केमिकल का खर्चा करना पड़ता था? अब इसके अंदर आप जीन डालो। अच्छा, किसको हटाना है? पेस्ट में भी कौन सा? इंसेक्ट। तो कौन सी जीन डाले? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। अब जो प्लांट बनेगा, क्या वो प्लांट ट्रांसजेनिक बनेगा? अब बच्चों इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन बनेंगे, ऐसे टॉक्सिन बनेंगे, जैसे इंसेक्ट इसको खाएगा क्या यही मर जाएगा? मतलब ये प्लांट हो गया इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट।
इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का मुझे बताओ फायदा क्या है, बताइए। क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ केमिकल पे जो डिपेंडेंसी है, क्या अब केमिकल डालने की जरूरत है? तो इस डिपेंडेंसी को हमने खत्म कर दिया। केमिकल पे हम कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गए, तो उस डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ऐसे पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाए। आपकी एनसीईआरटी में पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट के दो कैटेगरी दे रखी है, एक तो दे रखी है निमेटोड वाली और एक बीटी कॉटन, मतलब वही इंसेक्ट वाली। तो आपके एनसीईआरटी में दो कैसे, इसमें सबसे पहला हम लेंगे। अच्छा, टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसमें क्या लिख लो। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का पर्पस क्या है? टू increase production, to increase production and reduce the dependency on chemical pesticide and reduce the dependency on chemical pesticide. अब इसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी, इसमें भी हम दो कैटेगरी समझेंगे। पहला लिखिएगा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और अगली कैटेगरी हम लेंगे निमेटोड वाली। दो कैटेगरी पढ़ेंगे, इंसेक्ट और निमेटोड, जो आपके एनसीईआरटी में सिखा रखा है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल इस पे क्वेश्चन बनता है, या तो इंसेक्ट से आएगा या निमेटोड से आएगा, दोनों में से एक से आता ही है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में एक एग्जांपल हम देंगे और वो है बीटी क्रॉप या बीटी प्लांट। हम बच्चों यहाँ बीटी प्लांट्स को समझेंगे। बीटी प्लांट बहुत सारे होते हैं, जैसे इसमें फेमस नाम होता है बीटी टोबैको, और भी होते हैं बीटी कॉटन, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, ऐसे बहुत सारे। अब बच्चों किसी भी प्लांट के आगे अगर बीटी लिख दिया जाए तो इस बीटी का फुल फॉर्म आना चाहिए, बैसिलस thuringiensis। तो इसमें दो लाइनें लिख दीजिए। बीटी प्लांट, इन दिस प्लांट अ स्पेसिफिक ट्राइजीन ऑफ बैसिलस thuringiensis, triagene of Bacillus thuringiensis bacteria, triagene of Bacillus thuringiensis bacteria have been transferred. This triagene produce crystalline protein, क्रिस्टेलाइन के बेसिस पे ही इसका नाम क्या दिया गया? ट्राई का फुल फॉर्म क्रिस्टेलाइन, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होती है। दिस ट्राइजीन प्रोड्यूस क्रिस्टेलाइन प्रोटीन which contain an inactive insecticidal toxin, which contain an inactive insecticidal toxin called protoxin, on alkaline medium, this toxin activated on alkaline medium, this toxin activated and kill the member of three order of insect, इंसेक्ट के थ्री ऑर्डर के मेंबर को, ऑर्डर जानते हो, पता ना आप लोग, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, सब ऑर्डर, ये सारा थ्री ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। इन थ्री ऑर्डर में पहला आता है वो है लेपिडोप्टेरन्स। थ्री ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट, उसमें पहला आता है लेपिडोप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है टोबैको बर्ड वर्म, नेक्स्ट आर्मी वर्म, नेक्स्ट कॉटन बॉल वर्म, और अगला
कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर, ये सारे बच्चों लेपिडोप्टेरन्स में इंक्लूड करते हैं। अगला आता है कोलियोप्टेरन्स। कोलियोप्टेरन्स, ये ध्यान रखना, लेपिडोप्टेरन्स में आपकी एनसीईआरटी में 2 नाम लिखे, आगे बच्चों उन्होंने 2 जीन से रिलेटेड इंसेक्ट के नाम लिखे, वो भी लेपिडोप्टेरन्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और एनसीईआरटी में 4 इंसेक्ट के नाम लिखे, चारों के चारों लेपिडोप्टेरन्स। कोलियोप्टेरन्स में इंक्लूड किया जाता है बीटल्स। बीटल्स, ये बीटल्स क्या है? इंसेक्ट, ये सारे इंसेक्ट जो नाम लिख रहा हूं मैं। अगले नंबर पे आता है और वो है डायप्टेरन्स। डायप्टेरन्स, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। फ्लाइज एंड मॉस्किटो, तो जो फ्लाइज है मॉस्किटो है, ये बच्चों डायप्टेरन्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान रखना बीटी, अगली क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये बच्चे क्रिस्टलाइन प्रोटीन होता है, इसके अंदर एक टॉक्सिन बैठा होता है। इस टॉक्सिन का नाम क्या है बच्चों? प्रोटॉक्सिन। जैसे ही एल्केलाइन मीडियम मिलता है, एल्केलाइन मीडियम पर ये क्रिस्टल घुल जाता है। बताओ टॉक्सिन क्या एक्टिव हो गया? और एक्टिव होने के बाद कितने ऑर्डर को मारता है? 3। कौन कौन से? लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन, डायप्टेरन। लेपिडोप्टेरन का एल, कोलियोप्टेरन का सी, डायप्टेरन का क्या बन गया? एलसीडी। तो ये एलसीडी ऑर्डर को मारने का काम करता है। अब बच्चों कभी, अभी तक तो नहीं आया लेकिन हो सकता है नीट में आ जाए, एनसीईआरटी में सब लिखा है कि लेपिडोप्टेरन में कौन आता है, मैच द कॉलम करो। तो ऐसे तीनों के नाम दे देंगे, फिर मैच द कॉलम का क्वेश्चन बना देंगे। तो लेपिडोप्टेरन में 4 नाम ध्यान रखना। कोलियोप्टेरन्स में बीटल्स आते हैं, और ये मक्खी मच्छर किस में आते हैं? हाँ डायप्टेरन, अरे मक्खी मच्छर ही तो है ये। हाँ, तो मक्खी और मच्छर किस में आ जाते हैं? डायप्टेरन्स में। तो मक्खी मच्छर ये सब डायप्टेरन्स में आते हैं। इन तीनों ऑर्डर को मारते हैं, कैसे मारते हैं, क्या इनकी प्रोसेस होती है, कहाँ पे बाइंड करता है, तो अगली क्लास में ये 4-5 केस बड़े इंपॉर्टेंट समझेंगे। एक तो बीटी वाला, निमेटोड वाला, फिर उसके बाद हम समझेंगे इंसुलिन वाला, और एक जीन थेरेपी। और इनसे तो मान के चलना 100% क्वेश्चन आते ही आता है, वो अगली क्लास में। अच्छा, इस बार बच्चों टेस्ट में बायोटेक तो आएगा ही आएगा, बायोमोलिक्यूल भी आएगा। तो बायोमोलिक्यूल आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे पिछली बार आपने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा था, इस बार बायोमोलिक्यूल आएगा, तो बायोमोलिक्यूल को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब वो लिखा जाए नहीं लिखा जाए, मैं फिर से कहता हूँ क्वेश्चन तो आएंगे, है ना, तो आप उसके लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके,